हेलो एवरीवन, दिस इज काजल व्याउत। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत वाइंड, साइक्लोन और स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 9 के अंतर्गत सोयल के बारे में पढ़ेंगे। सोयल अर्थात मृदा या मिट्टी इसको बोलते हैं। सोयल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में अगर मृदा को देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्लांट को एक जगह होल्ड करके रखने का काम करता है और रूट के माध्यम से इनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई मिलता है। इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म्स। इसके अलावा मिट्टी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो उनका आवास स्थान होता है। सोयल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा सोयल हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी आवश्यक है। एग्रीकल्चर करने का मतलब हुआ कृषि, खेती। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर के माध्यम से हमको भोजन, कपड़े और भी आवास, जितने भी बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी व्यक्ति का, उसकी पूर्ति करता है। सोयल इज थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए हम इस प्रकार अगर मिट्टी का बात करें तो हम इसको अविभाज्य नहीं कर सकते, यानी इसको पृथक नहीं कर सकते। यानी अगर रिप्लेस करना चाहें कि हम मिट्टी को हटा देते हैं तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. जब पहली बारिश होती है उसके बाद जो सोयल का सुगंध होता है वो बहुत ही रिफ्रेश करने वाला होता है, यानी मन को तरोताजा करने वाला। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन प्लेइंग विद सोयल, यानी छोटे जो बच्चे हैं वो मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। सोयल टीमिंग विथ लाइफ। सोयल टीमिंग विथ लाइफ कहने का मतलब कि जो मिट्टी के थ्रू लाइफ की पूर्ति करे। अब मिट्टी लाइफ की पूर्ति कैसे करेगा? तो मिट्टी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उससे वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और मिट्टी को ही अपना शेल्टर बनाते हैं। इसके माध्यम से वो पूर्ति करने का काम करते हैं। One day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. यानी एक दिन क्या होता है कि बारिश का मौसम रहता है। पहेली और बूझो ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक केंचुआ है जो मिट्टी से बाहर आ रहा है। पहली शौक है कि क्या इसके अलावा और भी जीव मिट्टी में रहते हैं। चलिए हम इस प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया। एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सोयल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। यानी आप क्या कीजिए कि कुछ मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कीजिए, उसको इकट्ठा कीजिए और उसको ध्यानपूर्वक देखिए। यू कैन यूज़ ए हैंड लेंस। आप हैंड लेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। यहाँ पे टेबल 9.1 दिया गया है कि जैसे कि आपने क्या किया कि सोयल रिसोर्स के रूप में गार्डन का सोयल लिया, इसमें कौन कौन से प्लांट उपजे हुए हैं वो भी लिखना है। जैसे कि ग्रास वहाँ पे दिख रहा है तो ग्रास लिखा गया। इसके अलावा एनिमल्स जो गार्डन सोयल में रहने वाले, जैसे कि चींटी यहाँ पे दिखाई दी। इसके अलावा और भी जो भी जीव दिखाई देते हैं उसको भी लिखना है। इसके अलावा और भी कोई ऑब्जर्वेशन आप अगर करते हैं तो वो भी यहाँ पे नोट करना है। इसके अलावा फिर रोड साइड से सोयल लेना है, वहाँ पे प्लांट के रूप में क्या है, फिर एनिमल के रूप में क्या है, फिर आपको कोई और भी ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है और कुछ आप अन्वेषण करते हैं या देखते हैं या कुछ नया मिलता है आपको, उसको नोट करना है। इसके अलावा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी जहाँ पे बनावट का काम चल रहा है, यानी विनिर्माण का काम चल रहा है, उस एरिया से आप मिट्टी लीजिए और वहाँ देखिए कि वहाँ पे कौन से प्लांट थे, वहाँ पे कौन से एनिमल वास कर रहे थे और इसके अलावा और भी क्या आपको दिखाई देता है उसको आपको यहाँ पे नोट करना है। इसमें आप किसका सहायता ले सकते हैं, यानी फ्रेंड से डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितना भी सैंपल है आप अपने दोस्तों
के साथ मिल के देखिए कि हाँ किसका सिमिलर है किसका सिमिलर नहीं है। I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. यहाँ पे पहली जब सोयल का सैंपल इकट्ठा कर रही थी तो उसको उसमें कुछ पॉलीथीन का बैग मिला, कुछ प्लास्टिक के टुकड़े मिले, रोड साइड से जो कलेक्ट किया और गार्डन से जो मिट्टी पहली ने लिया। तो ऐसा उसमें क्यों पाया गया, इसको लेकर के वो शौक है। And then add a handful to soil to it, stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards, observe it and answer the following question. जैसा कि वहाँ पे 5 क्षेत्र से लिया गया कि गार्डन सोयल था, फिर रोड साइड से, तो उस सोइल को क्या करना है कि मिलाना है पानी में और उसको कुछ देर तक रख देना है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो कंकड़ पत्थर होगा, जो भारी मटेरियल होगा, सारा नीचे जम जाएगा। यहाँ पे ग्रेवल्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद सैंड का कुछ परत होगा, कुछ चिकनी मिट्टी अगर होगी तो यहाँ पे क्ले का परत होगा, फिर अगर उसमें पानी की मात्रा होगी तो ऊपर पानी दिखाई देगा, नमी होगा अगर उसमें तो ह्यूमस के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये हम लेयर ऑफ सोयल के अकॉर्डिंग इसको डिनोट कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सोयल। पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक जो गार्डन के सोयल से मिला वो क्या करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सोयल। इसके अलावा मिट्टी में रहने वाले जितने भी सजीव जीव हैं उसको वो मार देते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कैसे डिमांड बढ़ जाता है कि पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक का यूज हमें नहीं करना है। Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. अदर सब्सटेंस का बात करें यानी अन्य पदार्थ का बात करें जो सोयल को पॉल्यूट करने का काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं या केमिकल्स हैं यानी रसायन है, पेस्टिसाइड्स हैं यानी पीरकनाशी हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू सोयल। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या केमिकल्स होते हैं, हम उसको अच्छे से डिस्पोज करने के बजाय उसको मिट्टी में डालने का काम, जैसे कि क्या होता है कि फैक्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो नदी में बहा देना, तो उसके थ्रू पानी भी गंदा हुआ, वो भी पॉल्यूट किया। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। हम पेस्टिसाइड जो पीरकनाशी का यूज़ करते हैं उसका हमें कम से कम यूज करना चाहिए। I have seen pots and toys made of soil in हाट बाजार। यहाँ पे बूझो एक कैरेक्टर है जो बोलता है कि मैंने बाजार साइड बहुत सारे खिलौने देखे हैं और घरे देखे हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं जब मेला लगता है या जैसे कि हम लोग जिसमें पैसा जमा करते हैं वो भी मिट्टी का बना रहता है। सोयल प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें कि सोयल के प्रोफाइल को हम कैसे जानेंगे, तो जैसे कि लेयर ऑफ सोयल, तो लेयर ऑफ सोयल एक ग्लास यहाँ पे रहा, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत। तो ये जो लेयर बाय लेयर दिखाता है, यहाँ पे ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पे इसका प्रोफाइल क्या है, फिर इसके ऊपर वाला प्रोफाइल क्या है। इसके माध्यम से हम इसको प्रोफाइल को समझ सकते हैं। सोइल इज composed of distinct layers. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. यानी सोयल जो है बहुत ही अलग अलग परत से बना हुआ रहता है। हम इसको अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटी हमने समझाया, लेयर ऑफ सोयल, Do you see the layers of particles of different sizes in the glass tumbler? क्या आप ग्लास में
जो पार्टिकल्स के डिफरेंट साइज हैं उसके लेयर को देख सकते हैं। पार्टिकल्स का डिफरेंट साइज करने का मतलब हुआ कि जैसे कि सबसे नीचे क्या रहा, ईंकर पत्थर रहा तो उसका साइज बड़ा था, सैंड का फिर जो पार्टिकल था उससे छोटा था, फिर उसके बाद मिट्टी आया तो वो भी रहा, फिर उसके बाद पानी का परत आया तो उसका भी पार्टिकल्स, यानी टोटल हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स, जैसे कि ये लेयर दिखाया गया, ठीक आपको उसी तरह डायग्राम बनाना है। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, क्या आप कुछ ऐसे सड़े गले पदार्थ ऐसे देखते हैं या जो एनिमल्स का अवशेष रहता है वो वाटर में तैरते रहता है। द रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस, जो मिट्टी में हम सड़े गले पदार्थ को देखते हैं उसको ह्यूमस बोला जाता है, अर्थात नमी। यू प्रोबेबली नो दैट द सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वाइंड, वाटर एंड क्लाइमेट, जैसे कि आप शायद जानते होंगे कि जो मिट्टी का निर्मित होने की प्रक्रिया है वो रॉक्स के फॉर्मेशन से होती है, यानी रॉक्स के टूटने से होती है। सॉरी, मैंने फॉर्मेशन बोल दिया, ब्रेकिंग डाउन होगा। उसके रूप में, फैक्टर के रूप में कौन कौन से पार्ट काम करते हैं, तो वाइंड, वाटर और क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, इसको हम वेदरिंग बोलते हैं, अर्थात अपक्षय की क्रिया बोलते हैं। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. कहने का मतलब हुआ कि किसी भी मिट्टी का जो प्रकृति है वो रॉक्स पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर बक्साइट का रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, तो अगर मेटामॉर्फिक रॉक है तो उसके माध्यम से जो मिट्टी बनेगा उसका क्वालिटी अलग होगा। सेडिमेंट्री रॉक होगा तो उसके माध्यम से जो मिट्टी बनेगा तो सैंड का पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा होगा तो वो भी डिफरेंट होगा। इसके अकॉर्डिंग इसमें जितने भी फसल या कोई भी जीव जंतु वास करते हैं या जो भी हम प्लांट उगाने का काम करते हैं उसका भी अलग अलग प्रक्रिया होगा। A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. ये जो vertical सेक्शन में दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर तरीके से जो ये लेयर दिखाया गया इसी को हम बोलते हैं सोयल प्रोफाइल। इट्स लेयर्स डिफर इन फिल, टेक्सचर, यानी सबकी बनावट अलग अलग होती है, कलर भी अलग, डेप्थ भी अलग, केमिकल कंपोजिशन भी अलग। दिस लेयर्स आर रिफर्ड टू एज होरिजन्स, इसको हम होरिजन्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी क्षितिज। यहाँ पे चित्र दिया गया है जिससे कि आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे क्या है, बेड रॉक है। बेड रॉक हम किसको बोलते हैं, यानी मिट्टी के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं यानी जो पथरीला संरचना पाया जाता है उसको बेड रॉक बोलते हैं। उसके नीचे फिर सी हॉरिजन, फिर उसके बाद बी हॉरिजन और ए हॉरिजन में हम प्लांट वेजिटेशन का जो काम करते हैं। यहाँ पे ये सोयल प्रोफाइल, ये समझ सकते हैं कि जो लेयर है soil fertile and provides nutrients to growing plants. This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called the topsoil or the A horizon. जो A horizon रहता है, जो टॉप सॉइल रहता है, यानी जो ऊपरी मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे सामान्यतः जो मिट्टी का परत है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही छिद्रपूर्ण रहता है। छिद्रपूर्ण करने का मतलब हुआ कि अगर हम प्लांट उसमें लगाने का काम करते हैं तो प्लांट आराम से अपना जड़ फैला के प्लांट वो ग्रो हो जाता है। फिर उसको वाटर अब्जॉर्ब करने की भी पावर होती है, इस प्रकार उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है और सोयल फर्टाइल भी रहता है, यानी मिट्टी उपजाऊ रहता है। We usually see the top surface of soil, not the layers below it. यानी हम सामान्यतः क्या देखते हैं कि मिट्टी का जो ऊपरी परत है कि ऊपरी सतह कैसा है, ना कि मिट्टी के नीचे का परत कैसा है या मिट्टी के नीचे परत में क्या है क्या नहीं है।
If we look at the sides of the recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil. जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत ही गड्ढा खोदने का काम करते हैं मिट्टी में, तो आप वहाँ पे जो मिट्टी के नीचे का परत है वहाँ से हम उसके आंतरिक परत को देखने का काम कर सकते हैं. Such a view enables to observe the soil profile at that place. वहाँ पे हम soil profile को व्यू कर सकते हैं. Soil profile can also be seen while digging a well और laying the foundation of a building. या आप बिल्डिंग का फाउंडेशन तैयार करने के लिए जब बहुत बड़ा एरिया कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, इसके अलावा जब आप कुआं खोदने का काम करते हैं तो वहाँ पे भी सोयल का लेयर देखा जा सकता है. It can also be seen at the side of a road or a hill or at a steep river bank. इसके अलावा हम रोड के साइड भी देख सकते हैं, हिल एरिया पे देख सकते हैं या नदी के किनारे साइड पे देख सकते हैं. The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. जो uppermost horizon होता है जिसको हम A horizon बोलते हैं, वो सामान्यतः बहुत ही डार्क कलर में होता है और रिच इन ह्यूमस यानी ह्यूमस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और खनिज की भी मात्रा ज़्यादा होती है. द ह्यूमस मेक्स द सोयल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट. जो ह्यूमस है वो सोयल को फर्टाइल करता है और उसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है जिसके माध्यम से प्लांट ग्रो करते हैं. दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज worms, rodents, moles and beetles. यानी ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो सजीव जीव पाए जाते हैं, उनका शेल्टर भी है, जैसे कि वॉर्म्स हैं, रोडेंट्स हैं, मोल्स हैं या बीटल्स हैं. द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सोइल. जो स्मॉल प्लांट्स के रूट हैं वो सोयल के अंदर पूरे तरह से वो जो टॉप सोयल पाया जाता है उसको जकड़े रहते हैं. द नेक्स्ट लेयर हैज़ a lesser amount of humus but more of minerals. फिर जो मिट्टी के नीचे वाला जो परत पाया जाता है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन उसमें खनिज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी होरिजन और द मिडिल लेयर. इसके अलावा यह सामान्यतः कठोर और भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया हुआ प्लस ये मिडिल लेयर जिसको हम बोलते हैं बी होरिजन. द थर्ड लेयर इज सी होरिजन. जो थर्ड लेयर है उसको बोलते हैं सी होरिजन यानी सी क्षितिज, विच इज मेड ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस. जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े से बना रहता है जिसमें बहुत सारी दरारें होती हैं. बिलो दिस लेयर इज द बेडरॉक. इसके नीचे बेडरॉक की परत होती है विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ ए स्पेड. जो बहुत ही हार्ड होता है और हम कुदाल से उसकी खुदाई नहीं कर सकते हैं, यानी कुदाल से उसकी खुदाई करने में हमें कठिनाई होती है. सोयल टाइप्स यानी मिट्टी के प्रकार या मृदा के प्रकार हम बोल सकते हैं. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स. जैसे कि जो रॉक का अपक्षय होने की प्रक्रिया है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में बहुत सारे मटेरियल को उत्पन्न करने का काम करती है. दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले. इसके अलावा इसमें सैंड और क्ले भी मौजूद होते हैं. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच पार्टिकल्स वे फॉर्म, दैट इज द पेरेंट रॉक. यानी जैसे कि हम इसके पहले पढ़े कि मिट्टी का निर्माण रॉक के ब्रेक डाउन पे डिपेंड करता है. तो सेडिमेंट्री रॉक अगर होगा तो उससे अगर कोई भी मिट्टी बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सैंड का पार्टिकल्स होगा. तो उसको जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक से मिट्टी बना तो हम सेडिमेंट्री रॉक को क्या बोलेंगे, पेरेंट रॉक. वो पेरेंट रॉक के रूप में काम करेगा. और उसके फॉर्मेशन से जो मिट्टी बना तो सैंड भी बन सकता है या चिकनी मिट्टी भी बन सकता है, तो उस पे वो डिपेंड करता है. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सोयल.
रॉक पार्टिकल्स के मिक्सचर और नमी जिसमें होती है उसी को हम बोलते हैं सॉयल। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। इसके अलावा सजीव जीव जैसे कि जीवाणु और प्लांट का जो रूट होता है और अर्थवॉर्म जिसको केंचुआ बोलते हैं, वो भी किसी भी मिट्टी का इम्पोर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं। The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. साइज के अकॉर्डिंग हमने सोयल को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इफ सोयल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सोयल। जैसे कि अगर सोयल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिग पार्टिकल्स को कवर करने का काम करती है उसको हम बोलेंगे सैंडी सोयल यानी बलुई मिट्टी। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेली सोयल। इसके अलावा बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हमको अगर दिखाई देते हैं उसको हम बोलेंगे क्लेली सोयल यानी चिकनी मिट्टी। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, अगर अमाउंट ऑफ लार्ज और फाइन पार्टिकल्स दोनों सेम रहेगा देन द सोयल इज कॉल्ड लोमी। हम उसको बोलेंगे लोमी यानी चिकनी बलुई मिट्टी। Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. इस प्रकार हम सोयल को 3 भागों में वर्गीकृत किए। कौन कौन? तो सैंडी यानी बलुई मिट्टी, दूसरा क्लेली यानी चिकनी मिट्टी, तीसरा लोमी यानी चिकनी बलुई मिट्टी। The size of the particles in a soil has an influence of its properties. जो पार्टिकल्स का साइज है जो मिट्टी में रहता है वो इसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, जो सैंड पार्टिकल है वो लार्ज रहते हैं। दे कांट फिट क्लोज टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पे रहते हैं जिसके कारण उनको ज़्यादा स्पेस कवर करना पड़ता है। दिस स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, इसके कारण जो स्पेस खाली रहता है वो एयर के माध्यम से भरा रहता है। वी से दैट द सैंड इज वेल एयरेटेड, हम इसको बोल सकते हैं कि बालू में क्या है यानी जो वायु की स्थिति है यानी वो क्या है गैसों से भरा हुआ स्थिति है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, जो सैंड पार्टिकल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है हम उसके माध्यम से एक ड्रेन भी प्रवाहित कर सकते हैं या हम एक नाला भी बनाने का काम कर सकते हैं जिसके माध्यम से पानी का सप्लाई भी हो सकता है। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एयरेटेड एंड रेदर ड्राई। इसीलिए सैंडी सॉइल्स क्या है, थोड़ा वो हल्का प्लस वेल एयरेटेड यानी गैसों से भरा हुआ, रेदर ड्राई यानी जल्दी वो क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी का अगर बात करें तो वो थोड़ा छोटा होता है और एक दूसरे से वो बहुत ही घनिष्ठता से बंधे रहते हैं। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, एयर के लिए कोई ज़्यादा स्पेस नहीं रहता। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन ए टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, लेकिन जो उसके बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है उससे वाटर का थोड़ा थोड़ा वहाँ से सप्लाई हो सकता है। लेकिन सैंडी सोयल में जैसे हो रहा था वैसे क्लेली सोयल में नहीं होता है। सो क्लेली सोयल्स हैव लेस एयर, इसीलिए क्लेली सोयल के पास बहुत ही कम मात्रा में हवा का स्पेस रहता है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर दैन द सैंडी सोइल्स, लेकिन जब ये वाटर को होल्ड करने का क्षमता जो बहुत ही ज़्यादा रहता है, जब ये ऑब्जर्व करते हैं तो ये बहुत ही भारी होते हैं सैंडी सोयल के अपेक्षा। द बेस्ट टॉप सोयल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी सोयल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सोयल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। जो बेस्ट टॉप सोइल का अगर बात करें जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है हम उसको लोम बोलते हैं यानी चिकनी बलुई मिट्टी, जिसमें बहुत ही अगर मिक्सचर का बात करें तो सैंड का मिक्सचर, फिर क्ले का भी मिक्सचर और भी बहुत प्रकार के
सोयल उसमें रहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए जैसे कि जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसके माध्यम से। सिल्ट occurs एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, यानी जब रिवर बेड के माध्यम से जो तलछट इकट्ठा हो जाता है, मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसके माध्यम से हम लोमी सोयल का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि जो रिवर बेड, जैसे कि हम बोलते हैं कि डेल्टा का निर्माण हुआ और सारा जो मलबा रिवर बेड्स यानी नदी के किनारे इकट्ठा हुआ, वो हमारे प्लांट को ग्रो करने में सहायक होता है। The size of the silt particles is between those of sand and clay. सिल्ट पार्टिकल्स का जो साइज है वो सैंड और क्ले के बीच में रहता है। द लोमी सोयल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, लोमी सोयल में ह्यूमस की मात्रा भी होती है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट को ग्रो करने के लिए यानी प्लांट के वृद्धि के लिए इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। आई वॉन्ट टू नो वाट काइंड ऑफ सोयल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अर्थन पोट्स, मटकाज एंड सुराइज। बूझो यहाँ पे जानना चाहता है कि किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग मटका और सुराही बनाने में किया जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी 9.3 दिया गया है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्लेली, लोमी एंड सैंडी सोयल्स। आप क्या कीजिए कि कुछ सैंपल्स इकट्ठा कीजिए क्लेली सोयल का, लोमी सोयल का और सैंडी सोयल का। टेक ए फिस्टफुल ऑफ सोयल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स, और आप एक मुट्ठी भर इस सैंपल से ले लीजिए। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्रास प्लेट फ्रॉम इट, इससे ईकर पत्थर जो भी है या पत्थर का टुकड़ा हो या ग्लास प्लेट हो, इससे आप नहीं निकालें। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप एंड नीड द सोयल, और आप क्या कीजिए इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप वाटर डालिए और सोयल को गूंथने का काम कीजिए। तो जब अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा ईकर पत्थर रहेगा, हम उसको नहीं निकालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, अगर गूंथने का काम करेंगे तो हमारे हाथ में चुभेगा। ऐड जस्ट एनफ वाटर सो दैट ए बॉल, यानी एक बॉल बन जाए तब तक वैसा करना है। कैन बी मेड फ्रॉम इट बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, लेकिन ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सोयल, यहाँ पे 9.4 में एक चित्र दिया गया है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये बॉल जैसे निर्मित हुआ है। तो अगर ईकर पत्थर रहेगा तो ये जाहिर सी बात है कि ये पूरा गोल नहीं बनेगा, बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम द सोयल ऑन ए फ्लैट सरफेस, रोल दिस बॉल इनटू ए सिलेंडर, ट्राई टू मेक ए रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। आप क्या कीजिए इसको रोल करके सिलेंडर का शेप बनाइए और इसको रिंग के रूप में कन्वर्ट कीजिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर सैंपल ऑल्सो, जो अदर सैंपल आपने मिट्टी का इकट्ठा किया है, जैसे कि सैंडी सोयल था, लोमी सोयल था और क्लेली सोयल था, आप तीनों को बार बार लेके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। डज द एक्सटेंट टू विच सोयल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप, क्या ये जो सोयल है इसका शेप क्या इंडिकेट करता है कि ये किस प्रकार का सोयल है, किस प्रकार के मिट्टी से निर्मित हुआ है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सोयल वुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पोट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी पोट्स बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए और मूर्तियाँ बनाने के लिए उपयोगी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल, यहाँ पे कुछ सोयल का विशेषता दिया गया है। यू हैव listed some uses of soil, let us perform some activities to find characteristics of the soil। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोयल का कुछ लिस्ट बनाते हैं और इसके माध्यम से कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको पता चले कि सोयल की विशेषताएं क्या है। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल, परकुलेशन रेट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी सोयल में जो मिट्टी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो कितनी है, इसके बारे में। बूझो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ईच। बूझो और पहली दो डिफरेंट स्क्वायर्स लेते हैं 50 सेंटीमीटर, जिसका
लंबाई रहता है, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। एक अपने घर के पास के फर्श से लिया रहता है और एक कच्चा जो रोड पे मिट्टी रहता है वहाँ से कुछ मिट्टी लिया हुआ है। दे फिल्ड 2 बोतल्स ऑन द सेम साइज विथ वाटर। वो क्या करते हैं, 2 बोतल लेते हैं सेम साइज का और उसको वाटर से फिलअप कर देते हैं। दे इम्पटाइड द वाटर फ्रॉम द बोटल्स, फिर उसको क्या करते हैं, वो खाली करने का काम करते हैं। ऑन विच एट द सेम टाइम इन 2 स्क्वायर दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। और वो कुछ देर बाद देखते हैं कि जो फ्लोर वाला जो मिट्टी उन्होंने लिया था वो उसने पानी को क्या किया, ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज ऑब्जर्व। लेकिन जो कच्चा रोड पे जो मिट्टी लिया वो क्या किया, पानी को ऑब्जर्व कर लिया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। हम इसे को एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बूझो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर इन द 2 स्क्वायर्स। बूझो ये सोच के आश्चर्यचकित है कि क्यों इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसमें अंतर क्यों है या इसमें अंतर क्यों पाया गया। एक्टिविटी 9.4 यहाँ पे दिया गया। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। आप इस एक्टिविटी को करने के लिए अपना टीम बनाइए और उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। नेम द टीम्स ए, बी एंड सी। आप इस टीम का नाम ए और बी और सी रखिए। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सोइल। और आप फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए कि कैसे वाटर सोइल के पास बहुत ही जल्दी से ये पास हो जाता है। यू विल नीड ए हॉलो सिलेंडर और ए पाइप। आपको एक खाली सिलेंडर और पाइप का जरूरत पड़ेगा। इंश्योर दैट इस टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। आप ये ध्यान रखिए कि जो जितना भी टीम है वो सेम डायमीटर का पाइप यूज करे। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ पाइप दिया गया, आप नीचे देख सकते हैं। इफ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। अगर संभव हो तो एक आप छोटा टीन ले लीजिए जिसका ऊपरी भाग कटा हुआ हो। इफ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास पीवीसी पाइप है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर अगर अवेलेबल है तो इसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज में कट कीजिए और उसका यूज कीजिए। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सोयल, जहाँ पे आपने सोयल को कलेक्ट किया था, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। वहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर गहरा ग्राउंड में गड्ढा कीजिए। पावर 2 मिलीमीटर वाटर इन द पाइप स्लोली। और 2 मिलीलीटर वाटर उस पाइप के अंदर धीरे धीरे डालिए। फॉर मेजरिंग 200 मिलीलीटर वाटर यू कैन यूज एनी empty 200 मिलीलीटर बोतल। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट pouring वाटर। जब आपने उसमें पानी डालना स्टार्ट किया उसका टाइमिंग क्या था उसको नोट डाउन कीजिए। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकुलेटेड, यानी जब आप पानी को पूरा डाल देते हैं। लिविंग द पाइप एम्प्टी, जब जैसे कि आपको पता चले कि पाइप खाली हो चुका है। नोट द टाइम अगेन, आप उस टाइमिंग को अगेन नोट कीजिए। बी केयरफुल नॉट टू लेट वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हाइल pouring। आप ये ध्यान रखिए कि आप जब पानी डालते हैं तो वहाँ से दौड़ भाग नहीं करना है, आराम से आप उस काम को कीजिए। कैलकुलेट रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। हम जो पानी रसने की दर है उसको एक फार्मूला के तहत डिनोट कर सकते हैं। मिलीलीटर पर मिनट, यानी अमाउंट ऑफ वाटर लेना है मिलीलीटर में, और परकुलेशन टाइमिंग क्या रहा आपका वो लिखना है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 मिलीलीटर टू परकुलेट, सो रेट ऑफ परकुलेशन इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर बाई 20 मिनट इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर पर मिनट। यानी मान लीजिए कि 20 मिनट आपको समय लगा उसमें पानी डालने में 200 मिलीलीटर पानी को, तो आप इस फार्मूला के माध्यम से अमाउंट ऑफ वाटर कितना था तो 200 मिलीलीटर था। टाइमिंग कितना लगा, फिर इसको भाग देंगे तो 10 मिलीलीटर आ जाएगा।
तो सोयल सैंपल का ये रेट क्या रहा परक्यूलेशन का, यानी रसने का जो दर था उसमें कितना टाइमिंग लगा, उसको ये दिखाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। मॉइस्चर इन सोयल, मॉइस्चर इन सोयल करने का मतलब हुआ कि सोयल में जो नमी की मात्रा है वो कैसे। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, क्या आप कभी किसी खेत में गए हैं जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन हो। परहेप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग, आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि जो लैंड का ऊपर वाला जो परत होता है वो बहुत ही झिलमिलाता हुआ आपको दिखाई दे। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड दिस आंसर, आप इस एक्टिविटी के माध्यम से इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। एक्टिविटी 9.5 दिया गया, टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, आप एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ ए सोयल सैंपल इन इट, आप यहाँ पे 2 चम्मच सोयल का सैंपल डालिए। हीट इट ऑन ए फ्लेम, आप इसको फ्लेम पे गरम कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग, जब हम इसको गरम करते हैं तो क्या होता है, इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या आप वाटर ड्रॉप कहीं भी देखते हैं। इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, अगर हाँ तो आपने इसे कहाँ पाया। On heating, water in the soil evaporates, move of condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube, यानी बॉइलिंग ट्यूब में जैसे ही हमने उस मिट्टी के परत को डाला तो जो सोयल में वाटर पहले से ऑब्जर्व था वो इवोपरेट होने लगा गर्म करने पे, फिर वो बाहर आने का प्रयास करने लगा और संघनित होने लगा और जो उसका इनर वाल था वो ठंडा होने लगा। On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight, इसके अलावा जो हॉट समर डे था जो वेपर बाहर निकलने लगा वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम किया। यहाँ पे इस प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड द एयर अबव द सोयल सीम्स टू सिमर, और जो हवा मिट्टी के ऊपरी परत पे जो हवा विद्यमान थी, जो परत विद्यमान थी वो हमको झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। आफ्टर हीटिंग द सोयल, गर्म करने के बाद सोयल को, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, ट्यूब से उसको बाहर कीजिए। कंपेयर इट विथ सोयल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, आप इस मिट्टी को कंपेयर कीजिए जिस मिट्टी को आपने गर्म नहीं किया था। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और दोनों में अंतर क्या रहा इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय सोयल, यानी पानी को ऑब्जर्व करने का मिट्टी द्वारा क्या प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। डू ऑल दी सॉइल्स ऑब्जर्व वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट, क्या सभी प्रकार की मिट्टियाँ पानी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है वो सेम अमाउंट में रखती है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। टेक ए प्लास्टिक फ्यूनल, take a filter paper or a piece of newspaper sheet, fold and place it as shown in the figure 9.7. Weigh 550 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. आप क्या कीजिए, एक प्लास्टिक फ्यूनल लीजिए और एक फिल्टर पेपर लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए जैसा कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। फिर आप उस फ्यूनल में जो आपने सोयल को पाउडर बनाया है उसको डालने का प्रयास कीजिए, जो 50 ग्राम का ही मात्रा होना चाहिए जो सूखा हो। मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर, पावर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप द सोयल, और पानी की मात्रा उसमें जितना ज़रूरत है उतना डालिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। यू कैन यूज ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस, आप इस उद्देश्य के लिए ड्रॉपर का यूज कर सकते हैं। डोंट लेट ऑल दी वाटर फॉल एट वन स्पॉट, आपको अचानक से एक ही बार में पूरा पानी नहीं गिरा देना है। पावर वाटर ऑल ओवर द सोयल, सोयल के ऊपर उस वाटर को पूरे डाल देना है। कीप पावरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, आप उसको तब तक पानी उसमें डालते रहे जब तक कि वो ड्रिप करना स्टार्ट ना कर दे।
Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. और जो अमाउंट आपका बचा जिस अमाउंट के साथ आपने उसको स्टार्ट किया था, जैसे कि 50 ग्राम लिया था, उससे आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए। यहाँ पे इस प्रक्रिया के माध्यम से ये देखिए, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सोयल सैंपल्स। इसके अलावा इस एक्टिविटी को डिफरेंट सोयल के माध्यम से करना है। विच सोयल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट। आपको ये पता करना है कि किस मिट्टी में हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट है, यानी जो पानी को जो रसने की जो प्रक्रिया है उसका दर क्या है। विच सोयल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट। इसके अलावा किस मिट्टी का लोएस्ट पर्कुलेशन रेट है। बुझो हियर्ड फ्रॉम हिज नेबरर दैट 8-10 days आफ्टर द रेन, यानी वर्षा के बाद बुझो अपने एक पड़ोसी से सुनता है 8-10 दिन बाद, द लेवल ऑफ वाटर इज इन ए पॉन्ड और वेल राइजेज, यानी जो पानी का स्तर नदी और तालाब में है वो ऊपर आ गया है, बढ़ गया है। विच टाइप ऑफ सोयल विल अलाउ वाटर टू रीच ए वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, यानी किस प्रकार की मिट्टी ने अलाउ किया कि बहुत ही जल्दी से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पानी का एरिया आ गया। विच टाइप ऑफ सोयल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स एट लीस्ट। किस प्रकार का जो मिट्टी था वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने का काम करता है और कौन सबसे कम मात्रा में उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर पर लोकेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। क्या आप कुछ ऐसा मेथड बता सकते हैं जिसके माध्यम से कैसे वाटर अंडरग्राउंड में पानी चला जाता है उसको समझा जा सके, या उसका जो पर्कुलेट रेट है उसका आइडिया लगाया जा सके। सोयल एंड क्रॉप्स, यानी मिट्टी और फसल। डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सम पार्ट्स देयर इज क्लेली सोयल, इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सोयल, वाइल इन अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सोयल, यानी कुछ भाग में लोमी सोयल पाया जाता है, कुछ भाग में क्लेली सोयल और कुछ पार्ट्स में सैंडी सोयल पाए जाते हैं। सोयल इज अफेक्टेड बाय वाइंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सोयल हवा के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से या ताप के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से या आर्द्रता के माध्यम से प्रभावित हो जाता है। These are the some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. ये कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो सोयल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जो सोयल का स्ट्रक्चर में बनावट है उसमें परिवर्तन आता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया। ग्राम एंड किलोग्राम आर एक्चुअली यूनिट ऑफ मास। यहाँ पे जो ग्राम और किलोग्राम का यूज हुआ है वो वास्तव में द्रव्यमान का मात्रक है। ए मास ऑफ 1 ग्राम वेट 1 ग्राम वेट, यानी 1 ग्राम द्रव्यमान 1 ग्राम भार के इक्वल दर्शाता है। एंड ए मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट 1 किलोग्राम वेट, और 1 किलोग्राम का द्रव्यमान 1 किलोग्राम भार को दर्शाने का काम करता है। हाउएवर इन डेली लाइफ एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राम एंड ग्राम वेट इज जनरली ओमिटेड। अभी के टाइम में हालांकि अगर दैनिक जीवन में बात करें या वाणिज्य क्षेत्र में बात करें या इंडस्ट्री का बात करें तो ग्राम और ग्राम वेट का अलग अलग तरह से यूज किया जाता है या बहुत ही लुप्त माना गया है इसको। जैसे कि फैक्ट्री में ग्राम में वस्तु बहुत ही रेयर। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सोयल। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि वाइंड हुआ, रेनफॉल हुआ, उसके जैसे ही कुछ सोयल के कंपोनेंट भी है। डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। इसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वनस्पति और फसल उगाए जाते हैं।
क्लेली एंड लोमी सोयल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रियल्स लाइक वेट एंड ग्राम। क्लेली और लोमी सोयल क्रियल्स जैसे कि अनाज, गेहूं और चना उगाने के लिए बहुत ही सुटेबल माने जाते हैं। सच सोयल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। ये सोयल को रिटेन करने में सहायक होते हैं। जैसे कि धान के लिए हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी उसको ऑब्जर्व करेगा, तभी जब हम फसल लगाएंगे तो धान को मिलेगा। सोयल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड आइडियल। इसके अलावा सोयल में बहुत ही चिकनापन रहता है और भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और पानी की जो सोखने की क्षमता है वो भी, उनका जो क्षमता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। फॉर लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस लोमी सोयल्स विच ड्रेन वाटर इजली आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा लेंटिल्स का बात करें, जिसको हम बोलते हैं मसूर दाल का हम यूज़ करते हैं, या और भी प्रकार का जो दाल है, और इसके लिए लोमी सॉइल्स का यूज़ करते हैं जो वाटर को बहुत ही इजली ड्रेन कर देता है, जो इसके लिए आवश्यक रहता है। फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन्स वाटर यूजली। कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम का हम इस्तेमाल करते हैं, जो वाटर को इजली रिटेन करने का काम करता है। यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है। जॉन राशिदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सुहागपुर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति है, लीलाधर दादा और संतोष मालवीय, जो सुहागपुर में रहते हैं। वहाँ पे जॉन, राशिदा और राधा जाते हैं। लीलाधर दादा वाज प्रिपेयरिंग द सोयल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, मटकी, कल्ला, अर्थिन, फ्राइंग पैन एक्सेट्रा। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड द लीलाधर दादा। यहाँ पे लीलाधर दादा क्या कर रहे हैं, मिट्टी के माध्यम से सुराही, मटकी और कल्ला, जो मिट्टी का जो फ्राइंग पैन होता है वो बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ संवाद व्यक्त किया गया है, जो लीलाधर दादा से जॉन, राशिदा, राधा जाते हैं तो बात करते हैं। तो क्या क्या बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर एंड आर मोर सुटेबल। जैसे कि लेंटिल्स के लिए हमने बोला कि वो लोम सोयल का यूज़ करता है, तो उसमें प्लेंटी ऑफ एयर भी होता है जो होल्ड करके रखता है, वो लेंटिल्स के लिए सुटेबल होता है। क्रॉप्स सच एज वेट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेली सोयल्स। फाइन क्लेली सोयल्स में वेट को उपजाया जाता है। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है और ये बहुत ही उपजाऊपन होते हैं। फाइंड from your teachers, parents and farmers the types of soil and crops grown in your area। आप अपने शिक्षक के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से या किसानों के माध्यम से आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपके एरिया में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है और उस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। इंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2। यहाँ पे टेबल 9.2 दिया गया है। आप इस जो भी पूछते हैं अपने पेरेंट्स से या टीचर से या फार्मर से, उसको यहाँ पे नोट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। यानी जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है और वाटर रिटेन करने का जो अमाउंट है उसमें क्या अंतर है। बुझो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर। तो पहली बूझो को बोलती है पहली कि क्या तुम इसके पहले पढ़े वो भूल चुके हो। गो एंड रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। आप इसको दोबारा पढ़िए और इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वाटर का अमाउंट है और उसके बाद जो टाइमिंग था, यानी टाइम के अकॉर्डिंग हमने पॉपुलेशन रेट निकाला, लेकिन वाटर रिटेन करने का अमाउंट अगर बात करें तो हम कितना भी मात्रा डालते हैं तो उसमें हम टाइम नोट करने का काम नहीं करते हैं। तो एक अंतर ये देखा जा सकता है। सोयल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, वाइंड और आइस इज नोन एज इरोजन। जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है, जो ऊपरी सतह होता है, वो वाटर के माध्यम से या वाइंड के माध्यम से या कभी कभी बर्फीला क्षेत्र जहाँ पे रहता है उसके माध्यम से
मिट्टी का कटाव हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है तो मिट्टी का जो ऊपरी परत कट जाता है उसको हम बोलते हैं इरोजन। प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सोइल, क्योंकि जो ऊपरी मिट्टी रहता है वो प्लांट के रूट्स को बहुत ही मजबूती से बांधे रखता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सोइल बिकम्स लूज। अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट की उपस्थिति नहीं हो तो सोइल बहुत ही लूज हो सकता है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय वाइंड एंड फ्लोइंग वाटर। इसीलिए ये वाइंड और बहते हुए पानी के माध्यम से इसको मूव किया जा सकता है। इरोजन ऑफ सोइल इज मोर सेवरे इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। जो इरोजन ऑफ सोइल का अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी भी क्षेत्र में अगर कारण का अगर बात करें तो वहाँ पे वेजिटेशन करने के लिए यानी वनस्पति उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सरफेस नहीं है, सच एज डिजर्ट एंड बेयर लैंड्स, जैसे कि जो पड़ती भूमि पाई जाती है या डिजर्ट एरिया पाया जाता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। इसीलिए जो पेड़ों की कटाई है या हम डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, इसको रोकने का काम किया जा सकता है। कैसे? अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे तो वो रूट्स को पकड़े रहेगा जिसके कारण सोयल इरोजन नहीं होगा और हमारा जो पेड़ का संख्या होगा बहुत ही बढ़ेगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अनुकूल होगा और ग्रीन एरियाज का जो सतह होगा वो वृद्धि होगा, यानी उसमें वृद्धि होगी और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे हमने कीवर्ड्स पढ़ा क्लेली, ह्यूमस, लोमी, पर्कुलेशन, मॉइस्चर, सैंडी, वाटर रिटेंशन। इसके अलावा कुछ यहाँ पे समरी के रूप में दिया गया है जो ऊपर हमने पढ़ा था। पॉइंट सोइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सोइल प्रोफाइल इज द सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल। वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजन्स, यानी जो लेयर पाए जाते हैं उसको हॉरिजन्स बोला जाता है। सोइल प्रोफाइल के माध्यम से इसको डिनोट करने का काम किया जाता है। ये 3 प्रकार के ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। डिफरेंट टाइप्स क्लेली, लोमी, सैंडी। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, यानी अलग अलग प्रकार के मिट्टी में जो वाटर पर्कुलेशन रेट है अलग अलग होता है। इट इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी सोइल एंड लेस्ट इन द क्लेली सोइल। सबसे ज़्यादा सैंडी सोइल में होता है और सबसे कम क्लेली सोइल में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल्स आर यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग फसलों को कल्टीवेट करने के लिए यूज की जाती है। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वेट, ग्राम एंड पैडी। जो क्ले और लोम मिट्टी है वो वेट और ग्राम और पैडी यानी गेहूं, चना, धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कॉटन इज ग्रोन इन सैंड लोमी सोयल। जो कॉटन है उसको उपजाने का काम सैंड लोम सोयल में किया जाता है। और यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ पे इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और कुछ यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, इसको बनाइएगा और कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी त्रुटि लगे तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं इसको और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करूँगी। और इससे जुड़ा नोट्स पाने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हम अगले लेसन के साथ। सो थैंक यू सो मच।